हे गाइस, मैं दीप चार्जर जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस पर यूट्यूब चैनल चार्जर जी रिव्यू में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था और डिफरेंशिएशन को आप लोगों को प्रैक्टिस करने कहा था। तो उसका एक हम लोग सॉल्यूशन वीडियो या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे डिफरेंशिएशन का। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। ये देखिए, ये चैप्टर अगर आप मैथ्स नहीं लिए हैं तो आपको ये चैप्टर आगे पढ़ना नहीं है, मैथ्स में तो था है ही नहीं, हल्का फुल्का बस फिजिक्स के लिए ही जानना है। इसलिए हम लोग बस मैथमेटिकल टूल्स वाला काम करेंगे क्लास 11 के लिए ये, ठीक है, क्लास 11 के लिए। 12th वाले को भी अगर नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत अगर आता है, अगर आप जेई नीट वाले हैं, मतलब नीट वाले अगर आप हैं तो, बायो वाले अगर हैं तो, और अगर आप मैथ्स वाले हैं, अगर आप क्लास 11 में और मैथ्स लिए हैं तो भी आपका क्लास 11 में ये चैप्टर है ही नहीं। बट फिजिक्स में इसका यूज़ भर भर के है। क्या बोल रहे हैं हम, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ भर भर के है, बट मैथ्स में एक भी चैप्टर इंटीग्रेशन का है ही नहीं। इंटीग्रेशन आएगा क्लास 12 में, मैथ्स में क्लास 12 में इंटीग्रेशन आएगा आपका, और 11 में डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, बट इंटीग्रेशन का भी यूज़ फिजिक्स में आ गया है, ठीक है। तो आप मैथ्स में क्लास 12 में पढ़िएगा और फिजिक्स में फिर आ जाएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल पढ़ना जरूरी है चैप्टर, और इसलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन का भी आप लोग डाउट अगर भेज सकते हैं तो भेजिए। टाइप नहीं करना है क्वेश्चन, आपको रेफरेंस देना है कि आर डी शर्मा का एक्सरसाइज नंबर दिस का दिस, या फिर कोई भी चीज़ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं एक अलग से प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा डिफरेंशिएशन का, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका भी एक प्रैक्टिस वीडियो आएगा इंटीग्रेशन का भी। ये बस इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें सही जितना एग्जाम्पल हो लेना हो, 1 से 2 एग्जाम्पल हर एक फॉर्म का हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में एक्चुअली 2 तरह का इंटीग्रेशन यूज होता है। 2 तरह का इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, तो एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट पता है क्या आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन होता क्या है ये बताइए तो पहले। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या बताए थे कि डिफरेंशिएशन एक तरह का स्लोप है, और डिफरेंशिएशन हम लोग छोटा कैटेगरीज में बांट देते हैं, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। एक ग्राफ को इनफिनिटेसिमली स्मॉल में बांट देते हैं, एलिमेंट्री पार्ट्स में बांट देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं, बांटना एक तरह से, ठीक है। इंटीग्रेशन उसी का उल्टा है, मतलब हम लोग किसी चीज़ को जोड़ देना, एक तरह से सम है ये, एक तरह से क्या है ये, सम है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। किसी भी डिस्क्रीट चीज़ों को जोड़ने का जो काम होता है उसको इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। इसका भी बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें जो जोड़ते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, दिया रहता है, उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। मतलब लिमिट गिवन रहता है, लिमिट इज गिवन का मतलब जो जोड़ना है, जोड़ना तो है, बट ये भी दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक ये भी आपका गिवन रहेगा, ठीक है। और जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनिट, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, क्या पता, ये इसका आंसर क्या होगा, क्या पता, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है कि तो लिमिट का कोई अता पता नहीं होता है, लिमिट जो होता है वो का पता हो जाता है, का पता, ठीक है। तो इसका और इसको करने का जो तरीका होता है, शुरुआत में कुछ देर तक बोल सकते हैं तो सेम होता है, सेम तरीका है, सेम फॉर्मूला, सेम तरीकाज, सब कुछ सेम, बट डेफिनेट में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा एक आध स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्या क्या है, सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। अच्छा, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं देख रहे हैं। अगर आप मैथ्स लिए हैं और आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो आप 12th तक का वेट कर लीजिए, और अभी बस इतना ही जानिए जितना फिजिक्स में यूज़ होगा। फिजिक्स में जितना यूज़ होगा, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्कूल लेवल का बात कर रहे हैं, जेईई मेंस लेवल तक का फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है और उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ है तो इस वीडियो से को देख के आप बना सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख के नहीं बना सकते हैं तो इसका बाद जो प्रैक्टिस वीडियो आएगा उसको देख के तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको नोट डाउन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर वो खाली मेमोरी खाएगा आपका। मिटाता हूँ मैं ऐसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, तो इनडेफिनिट का बात करेंगे। इनडेफिनिट क्यों, क्योंकि इनडेफिनिट जो चीज़ है, इनडेफिनिट का जो प्रोसेस है वही तो डेफिनिट में है। अब डेफिनिट में कितना आगे चलना है, कितना और चीज़ करना है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इनडेफिनिट का जितना करना है वो तो एक कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इनडेफिनिट पहले देख लेते हैं हम लोग। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था, लिमिट होता है कि नहीं होता है? इसमें लिमिट नहीं होता है, इसमें लिमिट नहीं होता है। चलिए तो फॉर्मूलाज देखते हैं कुछ कुछ। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, कैसा होता है, सांप जैसा होता है। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग INT लिखेंगे, इंटीजर नहीं समझिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं पूरा यार। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा कुछ होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फिर से हम बना रहे ऐसे करके, ऐसा जरूरी नहीं इतना अच्छा बनाइए, ऐसे करके बना देंगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा बना देगा तो भी चलेगा, मतलब वैसे भी चीज़ दी थोड़ा चढ़ा लाइन इस टाइप का लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग छोटा वाला लिमिट लिखते हैं, यहाँ बड़ा लिमिट लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये सब कब लिखते हैं, डेफिनेट में, जब हमको पता रहता है कि कहाँ से जोड़ना है और कहाँ तक जोड़ना है। वो चीज़ अगर पता रहे तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं कि चलो आप x=1 से लेके x=5 तक जोड़ दीजिए। मतलब कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा ये कोई ग्राफ है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जा ही रहे हैं, बोर मत होइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ एलिमेंटल पार्ट ऐसे काट लेंगे ऐसे। चलो भाई ये इतना छोटा है, बहुत छोटा है, कितना छोटा, तो ये जो लेंथ है वो dx छोटा है, कितना छोटा, dx। इस d का इस्तेमाल कब करते हैं, जब जो चेंज हो वो लगभग क्या हो जाए, 0 के आसपास हो जाए। मतलब ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि लगभग हम बोल सकते हैं कि दोनों कोइंसाइड कर गया है। बट हम ये बोल सकते हैं कि कोइंसाइड किया है, नहीं ये नहीं बोल सकते कोइंसाइड कर गया है, कोइंसाइड करने ही वाला है। मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है वो 0 नहीं है, बट 0 के तरफ जा रहा है, एकदम नज़दीक है 0 के। तो ऐसा का एक रेक्टेंगल यहाँ पे देखिए बन चुका है ऐसे, इस तरह से। और ये दूरी कौन सा है, ये दूरी है मान लीजिए y, ये दूरी कितना है, तो y है ये। तो ये इस रेक्टेंगल का अगर कोई पूछे एरिया कितना है बताइए, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो रेक्टेंगल ही है ना, कितना भी बड़ा कर्व हो जाए, ये कितना भी बड़ा कर्व हो जाए, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस एरिया का, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लेंथ, लेंथ कितना है इसका, y, इसका लेंथ कितना है y, और इसका ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ है dx, y dx। मतलब इसका एरिया निकल गया इसका। और इसी एरिया को हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो ये था मेरा ग्राफ, इस ग्राफ का ये पॉइंट था a, ये मान लीजिए 2 पे है, 2 नंबर, मतलब x = 2 पे है। और ये वाला पार्ट कहाँ तक है, ये वाला पार्ट है मान लीजिए 10 तक। तो हम क्या बोलेंगे कि इसी एरिया को आप जोड़ दीजिए मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेके 10 तक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इस एरिया पूरा निकल जाएगा मेरा क्या, ऐसे करके कि y dx। और हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि f dx, ये f dx है, fx dx ऐसे बोला जाएगा कि ऐसे इंटीग्रेशन है, इसको fx बोलते हैं, इसको dx बोलते हैं, और ये fx ही y है एक्चुअली, ये भी बोला जाएगा, ठीक है। बट ये y जो है और y dx लिखते जो हैं, ये क्यों लिखते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं एरिया निकालने के लिए, और उसका उतना छोटा काटते हैं कि वो रेक्टेंगल जैसा प्रतीत होता है, रेक्टेंगल जैसा दिखता है, इट सीम्स टू बी लाइक अ रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल दिखता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम काम चला सकते हैं, क्योंकि उसमें सब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो उसमें y dx आ रहा था, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमको उतना ही का एरिया चाहिए क्या, नहीं, हमको पूरा ग्राफ का एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए, एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए, एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए। तो एरिया अंडर दिस कर्व कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हम लोग बोलेंगे भाई जोड़ दो, कहाँ से कहाँ तक पता नहीं, जोड़ दो बस। तो कहीं से भी कहीं तक आएगा वो, मतलब हमको पता नहीं होगा कहाँ से कहाँ तक आया, कुछ भी एरिया आ जाएगा। और साथ में एक कुछ करते हैं उसमें प्लस के वगैरह लिख देते हैं। पर अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो हम लोग इस तरह से लिमिट लगा देंगे कि 2 से लेके 5 तक ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, इसको जोड़िए 2 से लेके 5 तक, ऐसे करते हैं इसको। इसी को, यही मेन बात हम लोगों का क्या है, यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के पीछे, जो मैं सोच रहा था कि ये कवर नहीं करूँगा बट हो गया एक्सीडेंटली। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे फॉर्मूला के साथ। हो गया, चलिए सही है। ये मेन चीज़ था, यही कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन का, कुछ खास है नहीं। और बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा। तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था वो एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं। ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, एस टाइप का, ठीक, सांप जैसा। और उसके बाद हम लोग का आता है फॉर्मूला का बारी। फॉर्मूला क्या है कि अगर
जो हम लोग यहाँ पे वाई डी एक्स लिखते थे, वाई डी एक्स, यहाँ पे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इंडिफिनिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई डी एक्स लिखते थे, ये अगर वाई कुछ कर्व का नाम है ना, वाई कुछ ग्राफ का नाम है कि वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 इस तरह का ग्राफ है, कि y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस तरह का ग्राफ है, कि y इक्वल टू क्या x e टू दी पावर x या फिर किसी भी चीज़ का log x का ग्राफ है, y इक्वल टू ऐसा कुछ दिया रहेगा। ये सब इक्वेशन है, ये सब क्या है, इक्वेशन। और ग्राफ किसका बनता है, इक्वेशन का ही ना बनता है। और उसी ग्राफ का ना हम लोग ऐसे एलिमेंटल काट रहे थे रेक्टेंगल वाला, और उसी को ना जोड़ रहे थे। मतलब हर चीज़ किससे जुड़ा हुआ है, उस ग्राफ से। तो ग्राफ का इक्वेशन चाहिए तो कि किस ग्राफ का हम एलिमेंट काट के उसको जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए हमको y इक्वल टू समथिंग तो चाहिए, है कि नहीं। तो वही y इक्वल टू समथिंग कुछ तो रहेगा। तो वो समथिंग में क्या है, समथिंग में एक फॉर्मेट दिया गया है कि अगर इस y में x का पावर n रहे, मतलब इस तरह से रहे कि ये x का पावर n के फॉर्मेट में रहे और dx रहे, y के जगह में क्या रहे, x का पावर n के फॉर्मेट में। अब ये सिर्फ x भी हो सकता है, 2x प्लस 3 इस तरह से, x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, अगर इनडेफिनिट है तो, और डेफिनेट है तो तब भी वही होता है। डिफरेंट में थोड़ा सा अलग होता है, क्या अलग होता है वो बताएंगे बाद में। x इक्वल्स टू n प्लस 1, मतलब x का पावर n प्लस 1 हो जाता है। मतलब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो इसका जो पावर है वो एक बढ़ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसी के पावर से, मतलब एक ज़्यादा से, और प्लस लिख देंगे c। प्लस क्या लिख देंगे, c। ये c क्या है, एक कांस्टेंट है। ये c लिखना होता है बस कब, जब इनडिफिनिट हो तब, नहीं तो नहीं लिखना है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c लिखना होता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। तो c कहाँ से नहीं हो, कहाँ तक हो रहा है नहीं पता, इसलिए एक c लगा देते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्मूला, ये चीज़ कि x का पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। हाँ चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट कीजिए x का पावर 5 dx को, x का पावर 5 dx को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या है, n है 5, तो 5 प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे, और नीचे भी क्या करेंगे 5 प्लस 1, और प्लस क्या लगा देंगे c। तो मेरा क्या आ जाएगा, x का पावर 6 बाई 6 और प्लस c। ये मेरा आंसर, ख़त्म, और कुछ नहीं है। अच्छा कुछ और रहे तो, कुछ ऐसा रहे तो 5x का पावर 2 dx, तो क्या करेंगे 5x का पावर 2 dx। तो यहाँ पे एक अलग फॉर्म आप बोल सकते हैं इसको, पर एक ही चीज़ में है वो कि अगर kx का पावर n रहे, चलिए मैं अलग से ही लिखता हूँ। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है कि क्या, कि kx का पावर n dx रहे। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो वो k कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब इंटीग्रेशन में भी ये जो कांस्टेंट है वो, मैंने क्या कहा है कुछ भी, ये जो k है ये इंटीग्रेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो निकल जाएगा बाहर। तो अंदर कौन बचेगा, वही x का पावर n dx, और फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ये वाला इसका। तो अभी क्या करेंगे, पहले 5 को निकाल दो, फिर ऐसे इंटीग्रेशन दे दो और x² dx लिख दो, फिर 5 और इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो एक बढ़ा देना होगा, x का पावर 2 प्लस 1 मतलब 3, और नीचे भी वही चीज़ लिख देते हैं, और प्लस c मतलब हो गया 5/3 x का पावर 3 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 2 समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्मूला। क्वेश्चन उतारते जाइए साथ में, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए साथ साथ में, सही रहेगा। मिटाऊँ मैं इसको, हो गया ओके। अभी थर्ड मेरा क्या है, थर्ड है कि अगर कोई कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, और फिर dx लगा दे डायरेक्टली, कोई x उक्स ना रहे, तो फिर भी वही चीज़ होगा ना, तो k बाहर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ dx होगा। सिर्फ dx मतलब बोल सकते हैं कि 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। और 1 मतलब क्या है, 1 मतलब x का पावर 0 है, एक तरह से x का पावर क्या है, 0 है, क्योंकि समथिंग का पावर 0 1 होता है। तो 1 है तो इस फॉर्मेट में हमको लाना है, तो इसका पावर 0 लिख दिए। अब वही चीज़ करेंगे इसके बाद, क्या k और x का पावर 0 प्लस 1, क्योंकि n 0 है तो 0 प्लस 1 तो सिर्फ 1,
तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, और बाई क्या होगा 1 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, और प्लस सी। मतलब ये आ गया मेरा दूसरा वाला फॉर्मेट कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है तो उस कांस्टेंट के साथ x लगा दीजिए। जैसे कि दो तरीक़ा से करते हैं एक क्वेश्चन को। ये है मान लो 5 dx, तो हम क्या बोल देंगे 5x का पावर 0 dx, मतलब हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस सी, मतलब हो जाएगा 5x बाई 1 प्लस सी, मतलब 5x प्लस सी, ये आंसर। बट तो ऐसे भी तो कर सकते थे कि चलो 5 है निकल गया बाहर और सिर्फ क्या बचा dx, तो dx का क्या होता है x। ऐसे याद रखो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज क्या x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू y प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ du इक्वल्स टू u प्लस सी। बस ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। समझ में आते जा रहा है, बहुत बढ़िया। मिटाऊँ मैं ऐसे क्वेश्चंस को, मिटाऊँ फॉर्मूला को भी मिटा रहा हूँ, ओके चलिए सही है। समझ में आते जा रहा है, नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा लेट से समझ में आता है, एक बार आ जाएगा तो हलवा लगता ही है, सबको पता है, आप लोग को भी पता है। जैसे क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे तो हार्ड थोड़ा बहुत लग रहा होगा पहला 1-2 क्लास में, और फिर इजी हो गया, उससे ज़्यादा इजी कौन ही चैप्टर होगा आप लोग। उसी तरह से ये भी बन जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, x का पावर n dx इक्वल्स टू x का पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस सी। सेकेंड में हम लोग देखें क्या कि k x का पावर अगर n रहे और dx रहे तो हो जाएगा k और फिर सेम टू सेम ये चीज़, और उसके बाद तो ये चीज़ ही। थर्ड में हम लोग क्या देखें कि कोई कांस्टेंट है और सिर्फ डायरेक्टली dx है तो हो जाएगा kx प्लस सी। इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए कि कोई भी अगर dx दिख जाए सिर्फ इंटीग्रेशन में तो सिर्फ x और प्लस सी होता है, ठीक है, इतना चीज़। नंबर 5 में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इंटीग्रेशन है e का पावर x dx, तो याद है हम लोग बोले थे जो e का पावर x है उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। इंटीग्रेशन में भी ये ढीठ है, इंटीग्रेशन में भी इसको कोई उखाड़ नहीं पाता है कुछ, तो इसमें भी वही रह जाता है। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x। इसलिए हम बोलते हैं कि बी e का पावर x इन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 6, अगर आपके पास 1/x dx है तो अगर आप इसको ऐसा करते हैं x का पावर -1 dx और फिर आप इसको ऐसा करते हैं कि -1 + 1, क्योंकि एक बढ़ाना पड़ता है, और नीचे भी करते हैं -1 + 1 और प्लस सी, तो हो जाएगा x का पावर 0/0 और प्लस सी, मतलब ये अनडिफाइंड आ जाएगा, और ये अनडिफाइंड के साथ साथ गलत भी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसका अलग फॉर्मूला है, इस तरह से नहीं करेंगे। अगर ये 1/x की जगह 1/x² होता और dx होता तो इसी फॉर्मेट से करते हैं हम, मतलब इसको ऐसा लिख देते कि x का पावर -2 dx, फिर हो जाता है x का पावर -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 और प्लस सी, तो हो जाता मेरा x का पावर -1 और नीचे भी -1 और प्लस सी, तो हो जाता -1/x प्लस सी, क्योंकि -1 ऊपर जाएगा तो -1 और x का पावर -1 मतलब x। मतलब इसका आंसर तो ये आता, तब तो इसको इस फॉर्मेट में कर देते, बट जब 1/x है तब इस फॉर्मेट में नहीं करेंगे। याद रखना है इसको, ये गलती बहुत बच्चे लोग करते हैं कि 1/x को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इस तरह से सॉल्व करके याद रखना है कि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है। कैसा किया जाता है तो इसका एक फॉर्म है, क्या फॉर्म है तो उसको लिखिए। नंबर 6 को यहाँ लिखता हूँ मैं, नंबर 6 का सही फॉर्म 1/x का इंटीग्रेशन dx अगर रहे तो सिर्फ हो जाएगा log x प्लस सी, ये याद रखना है। 1/x dx का अगर इंटीग्रेशन रहे, 1/x dx का अगर इंटीग्रेशन रहे तो हो जाएगा log x प्लस सी, log x प्लस सी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है भैया। 7 में आते हैं। 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर मेरे पास sin x है और उसका dx है तो sin x का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे क्या होगा -cos x, -cos x प्लस सी,
प्लस सी कब लिखना है, जब इनडिफिनिट रहे तब। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं भाई। तो 8 नंबर क्या है, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स। ये भारी कंफ्यूजन है यार, हमको पता है। ये कम से कम आपको, ये कंफ्यूजन आपको कम से कम अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3-4 दिन सताएगा, और अगर नहीं कर रहे तो 3-4 महीना सता सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता था, तो आप लोग बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ये उल्टा होता है एक तरह से। डिफरेंस का मतलब ऐसा छोटा टुकड़ा में बांट देना, और इंटीग्रेशन मतलब उसको जोड़ देना एक तरह से, इसलिए उल्टा आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। ठीक है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। नंबर 10वां, नंबर 10वां लिखिए, cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा cot x प्लस सी। फिर आगे क्या लगेगा, माइनस। जो भी आंसर में आगे सी लगता है उसमें आ जाता है माइनस, सी माइनस सी माइनस। ठीक है, तो 10 भी हो गया। 11वां क्या है, 11वां सेक एक्स टैन एक्स dx, इसका क्या होगा। अगर आपको याद है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो किसका डिफरेंशिएशन था, ये था सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसलिए सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका उल्टा मतलब सेक एक्स, सिर्फ सेक एक्स और प्लस सी। दैट्स सॉल्व। ये है सारा फॉर्मूला, 11 फॉर्मूला। दैट्स इट, इतना ही है हम लोग के पास। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सब का ज़्यादा यूज़ नहीं है, जब यूज़ होगा तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। जितना ये वाला था, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, इसका देख चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है। ई का पावर एक्स डी एक्स अगर रहे कहीं तो ये लिख देना है। ये तो नहीं रहेगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल के लिए, ये भी नहीं रहेगा, ये रहेगा 1/x dx का log x प्लस सी। ठीक है, ये सब रहेगा, थोड़ा थोड़ा बाद में आएगा। तब तक आप लोग थोड़ा सा ईजी हो जाइएगा, मतलब इंटीग्रेशन के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग देखते हैं अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आते हैं हम लोग अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग के पास लिमिट होता था कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो लिमिट इज़ गिवन। कितने तरह का लिमिट होता है, 2 तरह का बताए थे हम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अभी x का पावर n dx वही फॉर्मूला है मेरे पास, फर्स्ट फॉर्मूला। और अभी इसमें दिया हुआ है ऐसे a से लेके b तक ऐसे दिया हुआ है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग वही चीज़ करेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है, xn+1/n+1। और खाली प्लस सी नहीं लिखना है इसे, प्लस सी की जगह में कुछ और करना है। क्या करना है, तो जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा है, तो नीचे वाला तो है नहीं, ऊपर वाला है वेरिएबल। तो उस ऊपर वाले में ऐसे नीचे a लिख देना है और फिर b लिख देना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो 1/n+1 तो निकल जाएगा, इसमें तो कोई काम नहीं हुआ है। एक बार अपर लिमिट पुट करना है जहाँ पे वेरिएबल है, मतलब इस वेरिएबल को x के जगह में पुट करना है, तो हो जाएगा b का पावर n+1। फिर लगाना है माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करना है वेरिएबल के जगह में, मतलब a हो जाएगा x के जगह में, और फिर जैसा था n+1, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किसका। ऐसे फॉर्मेट में समझ में नहीं है, हमको पता है, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। x का पावर मान लीजिए 5 है और यह dx है। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, वो तो कर देंगे कि x का पावर 5+1 और बाई 5+1 और प्लस सी लिखेंगे नहीं, और इसी पे क्या लिख देंगे, ये मान लीजिए 2 से लेके 5 तक है। 2 से लेके a की जगह में दिया हुआ है 2 और b की जगह में दिया हुआ 5। यहाँ पे हम लोग जनरलाइज लेके किए थे कि a से लेके b तक। लोअर लिमिट a था, लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी। इसको अपर लिमिट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या किए, लास्ट में जाके हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 5। अभी इसको ऐसा नहीं करेंगे कि n+1 सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा आसान होगा। मतलब ये हो जाएगा x का पावर 6 और ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/6 और एक बार 5 को पुट करेंगे x के जगह में, तो हो जाएगा 5 का पावर 6 होगा।
और फिर एक बार 2 को पुट करेंगे x की जगह में माइनस लिखने के बाद, तो हो जाएगा 2 का पावर 6। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिएगा इसको। 5 का पावर 6 क्या आएगा देख लेते हैं। 5 का पावर 6 आएगा मेरा, यह आ जाएगा 15625, मतलब ये आ जा रहा है 1/15625 और -2 का पावर 6 मतलब आएगा 64। दोनों को माइनस कर देते हैं तो जाएगा 15561। इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से तो आ जाएगा कितना, ये आ जा रहा है मेरा 2593.5। ये मेरा होगा आंसर। मतलब एक चीज़ साफ है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आंसर आता है, क्योंकि हम बता चुके हैं ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आप एरिया निकालिए। तो एरिया जब बता दिए आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक निकालिए तो आप निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वाला। इंडिफरेंट में आपको बता ही नहीं रहे थे हम, बस एरिया निकालो, कितना दूर एरिया निकाला, तो वो आप वेरिएबल में बता रहे थे कि भाई x का पावर s में इतना में वेरिएबल, मतलब वेरिएबल में आपका ये आ रहा है, एरिया आ रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस यही है, सब में सेम है, जैसा करना था उतना ही करना है और लास्ट में ये ब्रैकेट दे के और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे इसको मैं मिटाऊँ, हो गया ये। एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी मान लीजिए हम e का पावर x का बात करते हैं। e का पावर x और यहाँ है dx, और यहाँ पे आप दे दिया है 0 से लेके कितना 1, 0 से लेके 1। तो हम क्या करेंगे, e का पावर x का तो e का पावर x ही होता है। अब प्लस c लिखते थे, बट इसमें तो प्लस c नहीं लिखेंगे, इसमें क्या कर देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। कहाँ से कहाँ दे देंगे, 0 से लेके 1 तक। सबसे पहला काम कि अपर लिमिट को पुट करना है, ई के जगह में नहीं, वेरिएबल के जगह में। अपर लिमिट को पुट करना है वेरिएबल के जगह में, मतलब ई का पावर 1। ई वेरिएबल नहीं होता है, ई का वैल्यू हमको बता चुके थे हम डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में कि ये एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.73 के आसपास होता है लगभग इक्वल टू। तो ये हो जाएगा ई का पावर 1 माइनस ई का पावर, लोअर लिमिट पुट करेंगे वेरिएबल के जगह में, मतलब 0, मतलब हो जाएगा e माइनस 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज़ साइन x का बात होता कि साइन x dx कहाँ से कहाँ तक, तो ऐसे यहाँ पे अगर साइन x है तो यहाँ ऐसा लिखा रहेगा कि 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, या फिर 30 डिग्री नहीं लिखा रहेगा, इसको π/6 बोलते हैं, इसको π/3 बोलते हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्री का जब हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे तो सीखेंगे, ठीक है, वो आने वाला है बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं या तो लॉगरिदमिक का बनाएं या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बना दें। देखते हैं जो भी हो, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ट्रिग्नोमेट्री वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर में ही आएगा वो। साइन x का क्या होता है, तो माइनस कॉस x होता है, और प्लस c नहीं लिखना है तो प्लस c हटाओ यार। -1 है ये, इसको बाहर कर देते हैं, इसमें है वेरिएबल तो इसमें लगा देते हैं ब्रैकेट, क्या तो 30 डिग्री और यहाँ पे क्या 60 डिग्री। अपर लिमिट को पुट करना है कहाँ पे, जहाँ वेरिएबल है, मतलब cos 60 पहले पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट को पुट करना है जहाँ वेरिएबल है, मतलब cos 30 लिख देना है, तो हो जाएगा माइनस, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, आधा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो हो जाएगा कितना, ये आधा हाफ निकल जाएगा बाहर, मतलब -1/2, और अंदर बचेगा 1 माइनस √3। इसको आप लोग और बोल सकते हैं इस तरह से, क्या कि 1/2 और माइनस को अगर अंदर घुसा देंगे तो √3 - 1 आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ अलग है नहीं, सेम ही है, बस खाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ। दैट्स इट। ऐसे ही आप लोग और सवाल बनाते रहिए। दिक्कत आएगा तो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए और वेट कीजिए इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन में, ठीक है। और वो आएगा, अगर डाउट है आप लोग कुछ भी ऐसा भी कमेंट कीजिए कि बहुत डाउट आ रहा है, क्वेश्चंस में नहीं बन रहा है, तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अलग से बनाने का ज़रूरत होगा तभी, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है तो। चलिए बाय, धन्यवाद।